Jai Hind friends, let's start. With reference to physical capital in Indian economy, consider the following pair. How many of the above pair are correctly matched? तो एक कॉलम में आइटम्स दिए है और दूसरे में कैटेगरी पूछी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल फॉर डे टू डे ऑपरेशन। ओके, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो लगता है वो कैपिटल। इसके कंपोनेंट क्या है, क्या क्या होंगे फिर? इसके कंपोनेंट है कैश, फिर इन्वेंटरी, ओके, और शॉर्ट टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट पर्पस क्या होगा इसका? इसका पर्पस होता है टू इंश्योर इंश्योर लिक्विडिटी एंड स्मूथ ऑपरेशन। ओके, एंड फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल होता है कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे फिक्स फिक्स कैपेसिटी कैपिटल के? तो फिक्स कैपिटल में आता है लैंड, फिर बिल्डिंग्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट। ओके, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस होता है सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। तो अभी आंसर देंगे, अभी बताओ। फार्मर्स प्लग, अभी जो फार्मर का प्लग रहता है जिसे नांगर भी बोला जाता है, तो ये फार्मर का वर्किंग कैपिटल है या फिर फिक्स कैपिटल है? ये फिक्स कैपिटल है, क्योंकि फार्मर क्या करता है, एक बार इसको खरीद लेगा और क्या करेगा, अपने खेती में इसका हर साल यूज करेगा, तो ये आएगा फिक्स्ड कैपिटल। तो फर्स्ट तो गलत है। कंप्यूटर बराबर है, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल में आता है। एक बार खरीदने के बाद हम बार बार कंप्यूटर खरीदते नहीं है। ओके, यान यूज्ड बाय द वेवर्स बराबर है, फिक्स कैपिटल है। यान यूज नहीं, यान यूज्ड बाय वेवर्स फिक्स कैपिटल नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल है। ओके, वर्किंग कैपिटल है। और पेट्रोल, पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है बराबर है, पेट्रोल डे टू डे लगेगा ना हमें, डे टू डे लगता है। तो फोर सही है, यान वाला गलत है और फार्मर प्लॉग वाला गलत है। तो आंसर आएगा ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 49, विथ रेफरेंस टू rules imposed by RBI while treating foreign bank. Consider the following statement. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. No minimum capital requirement. अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने? इम्पोज बाय आरबीआई रूल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक। भाई अगर फॉरेन बैंक पे नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं डाली और फॉर होली ओन बैंक सब्सिडरीज इन इंडिया, तो कैसा चलेगा? ये तो गलत है ना। यहाँ पर नो मिनिमम नहीं है, एट लीस्ट 500 करोड़ टू इंश्योर करने के लिए लगता है वहां पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फॉर फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एट लीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे इस तरह भी सोच सकते हो कि अभी देखो, एक आधी फॉरेन कंपनी आएगी तो ऑब्वियसली उसमें कुछ इंडियन मेंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50 मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम तो ब्रिटिश, हम 150 साल से ज्यादा के लिए ब्रिटिशरों की कॉलोनी थे। और ब्रिटिश कॉलोनी बनने से पहले ब्रिटिश ने क्या भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से फिर से कोई कंपनी हम पे ये ना करे, इस लॉजिक के साथ भी आप सोच सकते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, एटलीस्ट 50%। और मिनिमम, नो मिनिमम इस तरह से कुछ होता नहीं है। ठीक है, मिनिमम तो उन्हें लगता ही है, मिनिमम तो उनको पैसे भरने ही पड़ते, कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती। ठीक है, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन नंबर 50 देखो। विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2022-23 में काफी न्यूज में था। ओके,
corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statement. Which of the statement given above are correct? कौन सा correct है? CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR एक्टिविटी. देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जो कंपनी है ना, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, फिर सोशल वेलफेयर किस मतलब एजुकेशन में या फिर हेल्थ सेक्टर में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर सके. ठीक है. और यहाँ पर क्या बताया है कि जो सीएसआर रूल्स, भी सीएसआर रूल्स आते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013. और इस एक्ट में दिया था कि सीएसआर मतलब कंपनी ने क्या करना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च करना चाहिए. ओके. और वो खर्च कितना करना है वो स्पेसिफाई किया है उन्होंने. इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, तो ये स्टेटमेंट गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. ओके. यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते ये बताया उन्होंने. सीएसआर रूल्स के अंडर कंपनी में जो एम्प्लॉयज है ना, उनको जो सैलरी देते हैं, तो वो सीएसआर एक्टिविटी में गिना नहीं जाता, वो बता रहे हैं उन्होंने. ओके. तो ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है. अभी यहाँ पर मिनिमम कितना परसेंट उनको ये करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है. तो एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली फाइनेंस ईयर. ओके. इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर में. ओके. तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए. अभी क्वेश्चन नंबर 48. Which one of the following words phrase is not appropriately used to denote an inter interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users? Okay, 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual item. ठीक है. अभी देखो, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मेटावर्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है. ठीक है. अभी मेटावर्स को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में बाकी ऑप्शन एनालिसिस करेंगे. तो मेटावर्स मतलब मेटावर्स, ये मेटावर्स में ना कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी विच यूज इन मेटावर्स. तो इसमें वर्चुअल रियलिटी यूज की जाती है. वर्चुअल रियलिटी रियलिटी पर क्वेश्चन पूछा है. तो वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या होती है? क्रिएट्स इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. और ये यहाँ कहाँ पे यूज होती है? तो ये गेमिंग में यूज होती है, एजुकेशन में यूज होती है, कुछ हद तक मेडिकल ट्रेनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके. आप पबजी वगैरह गेम खेलते होंगे, तो उसमें आपको दिख सकता है कि वो किस तरह का उन्होंने वो पूरा फील्ड वगैरह बनाए रहती है. उसके बाद ऑगमेंटिव रियलिटी. ऑगमेंटिव रियलिटी मतलब ओवरलेज डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल वर्ल्ड. एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा आएगा यहाँ पर? तो देखो, एक गेम का नाम है पोकेमॉन गो. ठीक है. या फिर रिटेल शॉप्स जो रहते हैं ना, मतलब ई कॉमर्स वाले कुछ शॉप रहते हैं, वहां पर आप वर्चुअली चश्मा या फिर मतलब स्पेक्ट या फिर कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो. वर्चुअली क्लॉथ, वर्चुअली वर्चुअल क्लॉथ्स या फिर स्पेक्ट ट्राई कर सकते हैं. तो ये आता है एआर में, मतलब एगुमेंटिव रियलिटी में. ओके. ओवरलेस डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल वर्ल्ड. उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है मेटावर्स में? तो वो है ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछा है. ओके. ब्लॉकचेन. तो ब्लॉकचेन इनेबल्स डिजिटल ओनरशिप एंड
डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एंड फोर्थ है, इसमें यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इनहांस इंटरैक्शन एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस। ओके, तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बने थे, तो फिर से भी इसी कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो अभी अभी बाकी ऑप्शन एनालिसिस करेंगे। अभी देखो, बिग डाटा एनालिसिस, अभी नाम से ही समझ में आ रहा है बिग डाटा क्या करता है। ये एनालिसिस मतलब एग्जामिन कर रहा है लार्ज एंड वैरिड डाटा टू अंडरस्टैंड हिडन पैटर्न्स, फिर अंडरस्टैंड अननोन कोरिलेशंस, अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, etc। ओके, तो मार्केट, सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन किस चीज को कितना वैल्यू ज्यादा मिलता है। ओके, तो इस चीज को एनालिसिस करना ही, इसे ही कहा जाता है बिग डेटा एनालिटिक्स। ओके, बिग डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ इज, ये सिक्योर करता है कम्युनिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, या फिर इतना ही याद रखो कि कम्युनिकेशन सिक्योर करने से रिलेटेड है क्रिप्टोग्राफी। एंड वर्चुअल मैट्रिक्स क्या है? वर्चुअल मैट्रिक्स सजेस्ट करती है, सजेस्ट अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल स्पेस। ओके, सजेस्ट अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्चुअल स्पेस। तो ये याद रखना। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, if the USA were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive payment because the US government debt is not backed by any hard asset but only by the faith of the government। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट इज द सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो ये आंसर नंबर ए इज द करेक्ट है। अब अभी नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर यहाँ पर ना देखो, हार्ड असेट टैंजिबल में आता है और फेथ ऑफ गवर्नमेंट ये इनटैंजिबल में आते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम एग्जामिनर इस तरह के वर्डिंग भी यूज कर सकता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। इट इज डिजिटल रूपी, इट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देखेंगे इसे। इट अपियर्स लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। ओके, it is insured against inflation by its very design। देखो, मैंने इसके पहले बार में हमने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव प्रेमी वेरी डिजाइन, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। अभी देखो थर्ड तो गलत है, तो ये गया। अभी बचे 1224 एंड 124। ठीक है, अभी देखो, ये सोवेरियन है, तो फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक एंड मनी एंड कैश, मतलब 1 और 4 साथ में आएंगे। 1 और 4 साथ में, ये गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। और ये जो इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इट इज नॉट इनहेरिटेड प्रोटेक्टेड, या मतलब कह सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन इसे मिलता नहीं है। ओके, इट वैल्यू में बी चेंजेस विद रेस्पेक्टिव इन्फ्लेशन। ओके, या फिर ये भी कह सकते हैं इट इज नॉट इम्यून टू इन्फ्लेशन, इम्यून टू इन्फ्लेशन। अभी क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
syndicated lending spread the risk of borrower default across multiple lenders. The syndicated loan can be fixed amount lump sum of fund but cannot be a credit line. Which one of the following is correct respect to the above statement? देखो ये जो फर्स्ट syndicated lending spread the risk of borrower default across multiple lenders, ये पर्पज नहीं बता रहा है इसका, और हमें पता है पर्पज ऑब्जेक्टिव फंक्शन मोस्ट ऑफ द 99% तो सही होते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, द syndicated लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट और लम्प सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लिंक। नहीं दोस्तों, अभी देखो ये जो यहाँ तक का स्टेटमेंट है ना, द syndicated लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट और लम्प सम ऑफ फंड, इसे कहा जाता है टर्म लोन। ओके, टर्म लोन कहा जाता है। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम टर्म लोन पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये कैन नॉट बी क्रेडिट नहीं, ये कैन बी क्रेडिट लाइन। ओके, कैन बी क्रेडिट लाइन। और सिंडिकेटेड लेंडिंग मतलब होता है एक जो लोन है ना, ये लोन प्रोवाइडेड बाय ग्रुप ऑफ लेंडर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेंडर्स। एंड या तो आंसर क्या आएगा अपना? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है, सेकंड गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है हमें, वो है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, तो क्रेडिट फैसिलिटी मतलब एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, लेंडर एंड बोरोवर दैट अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। okay, the greater flexibility than ट्रेडिशनल लोन्स। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 54। अभी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टफ क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम इसे। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स। मतलब गौतम बुद्ध जी को और कौन कौन से नाम दिए गए थे? तो देखो, शाक्य मुनि पता है, तथागत भी पता है। ओके, तो 2 और 3 तो सही है, बट न्यायपुट्टा क्या है वो हमें पता नहीं है। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअली बी इज द करेक्ट आंसर है। न्यायपुट्टा इज नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्ध जी। न्यायपुट्टा मतलब होता है लीडर ऑफ मैन। ठीक है, चांसेस कम है ये पूछने का, बट याद रखना है कि अभी और गौतम बुद्ध जी के ना कौन कौन से नाम थे, या फिर वो कौन कौन से नामों से प्रचलित थे। ये शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। ओके, और इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सम्यक संबुद्ध, उसके बाद भगवान। अगर आपने गौतम बुद्ध जी की जो सीरियल है ना, वो भी अगर आपने देखी होगी ना, तो ये काफी बार वो यूज करते हैं, शाक्य मुनि गौतम, तथागत, भगवान। ओके, उसके बाद सुगाता। सुगाता मतलब जो वेल गोन, वेल स्पोक। ठीक है, उसके बाद ये वाला नाम याद रखना है हमें, लोकविद, लोकविदु। लोकविदु किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। लोकविदु का मतलब होता है नोअर ऑफ वर्ल्ड, नोअर ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद है अरहात, मतलब वर्थ वन। उसके बाद है जीना, जीना मतलब विक्टोर। तो ये कुछ बाकी के नाम भी है, याद रखना, मे बी इलिमिनेशन के लिए भी काम आ सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ओके, अभी ये जो 57 क्वेश्चन है ना, ये हमने 2011 के पेपर में डिस्कस किया था। ओके, मतलब उस 2011 के क्वेश्चन पेपर में कॉर्नवालिस के और रैयतवाड़ी के बारे में क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्ट बाय द कॉर्नोवेल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, द peasant were exempt from the revenue payment in case of bad harvest or natural calamity। ठीक है, अभी देखो
अगर आपको पता भी नहीं है रैयतवाड़ी किसने इंट्रोड्यूस की है, या फिर कौन या फिर कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, बट हमें इतना तो पता है कि ब्रिटिशर हमारा वेलफेयर करने के लिए तो नहीं आए थे, वो तो हमें लूटने के लिए आए थे। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू पेमेंट इन द केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचुरल कैलामिटीज। भाई, इनके इनको कोई फर्क नहीं गिरता था। ओके, इनको सिर्फ उनके पैसों से मतलब, उनके भी पैसे ने हमारे पैसों से मतलब था। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जम्प्टेड था क्या ये? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द जमींदारी। तो ये स्टेटमेंट सही है। 1793 को ये जो कॉर्नवालिस है ना, कॉर्नवालिस, इसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट, या फिर इसे ही कहा जाता है जमींदारी सिस्टम। बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो कंसेप्ट इस पे एक्सप्लेन किया है ना उन्होंने, तो उसे कहा जाता है सनसेट क्लॉज। तो नेक्स्ट टाइम मे बी आस्क यू इन दिस लैंग्वेज कि सनसेट क्लॉज क्या होता है। ओके, अभी थोड़ा देखेंगे हम रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी थॉमस मुनरो, और एक है कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, 18th सेंचुरी में शुरू की थी इसे उन्होंने। ओके, लेट 18th सेंचुरी में शुरू की थी। तो यहाँ पर क्या होता था रैयतवाड़ी सिस्टम में, तो ये लैंड को सर्वे करते थे पहले, और वो लैंड को सर्वे करने के बाद कौन से लैंड की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, उस पर आधारित, और इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, इस पर आधारित वो क्या करते थे, टैक्सेशन करते थे। ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया था उनका, कितना लूटना है कितना नहीं लूटना। ठीक है, वैसे भी ब्रिटिशर आए थी लूटने के लिए। क्वेश्चन 55, अभी देखो ये क्वेश्चन टफ है। ओके, आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ देने का। यहाँ पर कोई तुक्का या फिर कोई भी लॉजिक कुछ भी नहीं चलता यहाँ। ठीक है, करेक्टली मैच कौन सा है, चंद्र केतु घर। अभी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पे थोड़े अलग, थोड़े टफ नाम है, तो मेरा प्रोनाउंस गलत हो सकता है। तो ये उड़ीसा में था क्या? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में था। और डिस्क्राइब क्या करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट थी। ठीक है, और इमानगॉन महाराष्ट्र कैलाकोलिटिक साइट, ये स्टेटमेंट सही सही है, नियर द घोड रिवर। अभी याद हमें रखना है कि महाराष्ट्र में घोड रिवर के नजदीक कैलाक्लोटिक साइट भी है। ओके, जो मतलब कैलाक्लोटिक साइट है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मैंगडू। मैंगडू केरला में है क्या? सही है, मैंगडू केरला में है, और डिस्क्राइब करते हैं मैंगलाइटिक साइट, तो थर्ड भी सही है। शालीहुंडम, शालीहुंडम आंध्र प्रदेश में तो है, बट ये डिस्क्राइब करते हैं आर्कोलॉजिकल साइट। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, दो बराबर है, सेकंड एंड थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 56, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मेडाइवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकाल। अभी देखो 1510 में वॉर हुआ था पोर्तुगीज का, ब्रिटिश पोर्तुगीज और कृष्णदेवराया इनका। ओके, उसके बाद ये ट्रिटी एक साइन हुई थी, और इस ट्रिटी के अंतर्गत ही पोर्तुगीज को यहाँ पर फोर्ट बनाने की परमिशन मिली थी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेवराया के बारे में ऑलरेडी हमने काफी कुछ डिस्कस किया। ये बिलोंग करते हैं तुलुवा डायनेस्टी, वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट किंग ऑफ विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर किसने चालू किया था? हरिहर एंड बुक्का। यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रक्शन है, तुंगभद्रा रिवर के वहां पर ये सिटी निर्माण हुई थी, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। बाकी काफी पॉइंट भी डिस्कस हुए हैं। और कृष्णदेवराया 1509 से लेके 1530 तक शासन करते थे। और कृष्णदेवराया के पहले थे नरसिम्हा सुलवा, जो 1483 से लेके 1509 तक शासन करते थे। उसके बाद अभी देखो ये मोहम्मद शाह, ये दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता है, और ये यूसुफ अली शाह, ये बीजापुर का रूलर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है अभी, देयर आर नो parables in Upanishad. Upanishads were composed earlier than the Puranas. टफ क्वेश्चन है।
करेक्ट कौन सा है? देयर इज नो पैरेबल इन उपनिषद। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। उपनिषदाज में हमें देखने को मिलता है फिलोसॉफिकल ट्रीटीज, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। और उपनिषद वी आर कंपोज अर्लियर टू द पुराणास, सही है। उपनिषद लगभग 800 से लेकर 400 बीसीई एंड पुराणास 312। अभी एक चीज याद रखना है हमें, क्रोनोलॉजिकल याद रखना है, ईयर याद नहीं रखने के, हमें कंसेप्ट याद रखना है कि सबसे पुराने हैं वेदास। सबसे सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। ओके, उसके बाद है साम सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदा फर्स्ट थे। वे वेदाओं में सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक और बार बोलेंगे, सबसे पहले थे वेदास। वेदास में सबसे फर्स्ट वाला वेदा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदास के बाद आते हैं, क्या आते हैं? उपनिषदाज आते हैं, उपनिषदाज आते हैं एंड उपनिषदाज के बाद आते हैं पुराणाज। ओके, एक और बार बोलेंगे, मतलब ये हमें मगअप होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेदाज, वेदाज में सबसे पहला वेद आएगा ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड वेदास के बाद क्या है? उपनिषदा, उपनिषदा के बाद है पुराणाज। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, 59 देखेंगे। 61 को काफी एक्सप्लेनेशन करना है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। A country need to be a member of International Grade Council for the exporting or importing rice and wheat। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो मुझे अभी एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले लगता है कि ये जो सेकंड है ना ये गलत है। ओके, फर्स्ट का पता नहीं, बट सेकंड गलत है ये हमें पता है। ओके, और फर्स्ट में इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, तो इंडिया इज मेंबर। इस इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल में 1949 में ये ओरिजिनेट हुई थी। इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल भी इसका नाम था पहले। ओके, हेडक्वार्टर लंदन में है, इंडिया मेंबर है और टोटल 30 मेंबर है इसमें। बट अभी देखो रशिया, यूक्रेन, फिर अफगानिस्तान ये मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर ऑफ दैट, बट तब भी रशिया एक्सपोर्ट करता है ग्रेन्स को। ठीक है, तो ये कौन सा आया इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, 2022 में भी आया था। इसके पहले हमने 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट हमारे लिए। इसका आंसर है, सबको पता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, ऑलरेडी किया 2023 के एग्जाम में, बट फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, ये आइडिया किसकी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अभी इसको मैं सीए लिख लेता हूँ। तो ये आइडिया थी एम रॉय की, जो 1934 में इन्होंने दी थी कि इंडिया, वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर दिन बीतते गए, फिर आया 1946। 1946 में 6 दिसंबर को तय हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। फिर 9 दिसंबर को क्या हुआ? 9 दिसंबर को पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग बिठाई, और फर्स्ट मीटिंग को टेम्पररी प्रेसिडेंट किससे किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे क्वेश्चन क्वेश्चन था और आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को फिर फिक्स हुआ कि किसको क्या बनाना है, तो प्रेसिडेंट बनाए हमने, किसको प्रेसिडेंट बनाए थे? राजेंद्र प्रसाद जी इनको। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। अभी देखो ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया था ना सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये एक्चुअली फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया थी, तो वो वहां पे हमने यूज किया था। मे भी पूछ सकते हैं, मतलब चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अभी ये तो हुआ 11 दिसंबर को।
फिर दिसंबर मंथ में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। देखो मैंने क्या कहा, इंट्रोड्यूस किया है ना कि पास किया है, इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ओके, बट अभी ये इंट्रोड्यूस होने के बाद उसको एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए ना। फिर जनवरी 1947 में इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर जनवरी हो गया, जनवरी के बाद जनवरी 1947, ठीक है। एक मिनट, हाँ। 14 अगस्त 1947 में डिसाइड हुआ, या फिर प्रपोजल टू मेक क्या, क्या बनाना था, टू क्रिएट कमिटीज। ओके, प्रपोज टू मेक कमिटीज, कमिटी बिठा बनाने की के बारे में प्रपोज हुआ था। कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 में। फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे। उसके बाद 29 अगस्त को क्या हुआ, तब हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी स्टेब्लिश की थी, और चेयरमैन किसने बनाए थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनको बनाया था। ठीक है, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद 4 नवंबर 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, सॉरी 4 नवंबर 1949 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने 1949 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बना दिया या फिर सबमिट कर दिया। 26 नवंबर 1949 को, ये 1949 है, क्या हुआ था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के बन के रेडी हुआ था। ओके, बट बन के तो रेडी हुआ है उस टाइम, फाइनल ड्राफ्ट अडॉप्ट कर दिया हमने वहां पर, बट इनफोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो कम इनटू एफर्ट, सॉरी इफेक्ट, कम इनटू इफेक्ट। उसके बाद एक चीज याद रखना, 26 जनवरी से पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये याद रखना, मैं जानबूझ के आपको क्रोनोलॉजी में बताया क्योंकि इस पर क्रोनोलॉजी डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कोई यहाँ पे कमेटी तो उन्होंने बनाई थी, थोड़े इंपॉर्टेंट कमिटीज देखेंगे और उनको हेड किसने किया था वो देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से कमिटीज को हेड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंडर जो बैठी थी, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज हेडेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। उसके बाद यूनियन पावर कमिटी। याद कैसे रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनियन यूनियन। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एंड एक है स्टेयरिंग कमिटी। ठीक है, स्टेयरिंग कमिटी और रूल ऑफ प्रोसीजर। और हम सबको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास कौन सी कमिटी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास थी एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट। फिर माइनॉरिटी एंड ट्राइब्स, एक और थी एक्सक्लूडेड रीजन, एंड फोर्थ है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसके बाद है
दो और इम्पोर्टेंट कमिटी मेंबर्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये थे चेयरमैन ऑफ क्रेडेंशियल कमिटी। एंड डॉक्टर के एम मुंशी, जो संभालते थे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन देखेंगे 62। इंडिया एक्ट 1935 के बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वी आर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव। भाई 1935 डिफेंस एंड, गलत है, सेकंड तो गलत है। It provided for the establishment of an all-India federal based on the union of the British Indian provinces and princely state. It provided for the establishment of an all-India federation based on union of British India provinces and princely state। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी ना आंसर तो आया है हमारा वन। आर्टिकल 1935 पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनके फीचर क्या थे? इस्टेब्लिश क्या किया था? फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रोविजनल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो 1909 एक्ट 1919, ये दोनों भी हमने काफी बार रिवाइज किए हैं। ओके, तो ये याद रखना। एक 1909 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, याद रखना यहाँ पर। और 1990 को प्रोविजनल डायर की इंट्रोड्यूस की थी। अभी यही 1935 में ये प्रोविजनल डायर की हटा के सेंट्रल डायर की इंट्रोड्यूस की थी। ओके, उसके बाद है कैमरल लेजिस्लेटिव, फिर रिजर्व सीट्स फॉर विमेन। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया था? हाँ, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। देखो रिजर्वेशन तो 1919 को भी इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, ये कंटिन्यू करा था सिर्फ यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बोलूंगा। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट, वर्कर्स, विमेन्स, ये मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी था। एंड इस्टेब्लिश उन्होंने किया था 1935 के अंडर फेडरल कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बनने वाला था। एंड इस्टेब्लिश आरबीआई। ओके, तो इतने इंफॉर्मेशन याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 63। Which one of the following is a work attributed to playwright भास? तब क्वेश्चन है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ओके, भाषा। तो भाषा इन्होंने एक संस्कृत प्ले लिखा है, उसका नाम था मध्यमा व्याग्योगा। ओके, मध्यमा व्याग्योगा। अभी आंसर तो सी आया। नाट्य शास्त्र किन्होंने लिखा था? भय रुद्र नौ नौ रसाज है इसमें। ओके, भय रसा नव, रुद्र रसा वगैरह वगैरह। ओके ना, तो ये लिखा था भरत मुनि ने, या फिर सेज भरत, भरता इन्होंने लिखा था क्या। उसके बाद काव्यालंकार। काव्यालंकार एक संस्कृत प्ले मतलब संस्कृत में लिखा हुआ काव्य है। किसने लिखा है इनको? इन्हें लिखा है भामा, भामा, 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी। फिर है मोहाभस्य, महाभस्य, सॉरी, महाभस्य। महाभस्य ये पातंजलि इन्होंने लिखा है, पातंजलि टेक्स्ट है इन संस्कृत ग्रामर के ऊपर। एक्चुअली ये कमेंट्री है, कमेंट्री ऑन पानिनीज। अभी याद रखना, पानिनी का अष्टाध्याय, अष्टाध्यायी एंड कात्यायनी, कात्यायनाज वरिटिका। ओके, वरिटिका,
ये जो थे ना, पाणिनि का अष्टाध्यायी और कात्यायनी का वर्तिक का, इनका जो संस्कृत ग्रामर पे लिखान था ना, उस पर कमेंट्री पतंजलि ने किया है इस काव्य में, महाभाग्यश्या। ओके, महाभाष्या, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। और ये अभी अभी नेक्स्ट देखेंगे, बाकी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 64। Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on Sir Sanghabhuti was the author of Sarvashtang Vindhya. ओके, अभी बाकी ऑप्शन एनालिसिस करेंगे। तो प्रश्न परमा परम परमिता सूत्र, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो सूत्र है, ये महायाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कि फोकस करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रज्ञा। प्रज्ञा, तो प्रज्ञा यानी कि विजडम, ठीक है। उसके बाद है विशुद्धि मग्गा, तो ये बिलोंग करता है थारवाड़ा बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि फोकस करता है ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। ओके, पाथ ऑफ लिबरेशन, ये ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और ललित विस्तारा एक महायाना बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो क्या करता है, इलेबोरेट करता है द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध जी। ओके, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम 60। अभी ये है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। दो क्वेश्चन हमें यूनेस्को के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं इस पेपर में। तो इसका सही आंसर है, छऊ डांस कब आया था? 2010। दुर्गा पूजा कब आई थी? दुर्गा पूजा आई थी 2021 में। कुंभ मेला 2017। और गरबा, आंसर है गरबा डांस, ठीक है। अभी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। 62 साइट्स है हमारे पास अभी यूनेस्को की, मैं टेंजिबल बता रहा हूँ, टेंटेटिव लिस्ट में, सॉरी टेंटेटिव लिस्ट में, क्योंकि रिसेंटली 6 साइट्स ऐड हुए थे 2024-25 में। तो ये 6 साइट कौन सी है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। Okay, यहाँ पे मैं प्रॉपरली लिखता हूँ एक न ईच वर्ड। मुधुमल मेनहिरास, ठीक है, मुधुमल मेनहिरास। इसे सिर्फ ध्यान से सुनना है, लिखते मत बैठो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है अभी। मुधुमल मेह मेन मेनहिरार, तो ये है तेलंगाना में। उसके बाद है कंगेर वैली नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद अशोकन एडिक्ट साइट्स, अभी ये मल्टीपल स्टेट में है। जो भी अशोकन एडिक्ट साइट्स है, उसे ये यूनेस्को का टेंजिबल वाला टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद है 64 योगिनी टेम्पल्स, जो कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है ना, तो वहां के टेम्पल को ये मिला है। उसके बाद गुप्ता टेम्पल्स इन मल्टीपल स्टेट, ओके। उसके बाद है पैलेसेस और जो फोर्ट्स है ना, फोर्ट्स ऑफ बुंदेलाज, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी में है। इन 6 चीजों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया हुआ है, ओके। अभी फिर हम देखेंगे एक और यूनेस्को का ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। 1945 में यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। शांति निकेतन 2023 में रिलीज बाय यूनेस्को, ओके। और हमें 2023 के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट तो सही है। रानी की वाव कब था? 2018 में था। सैक्रेड इनेबल्स ऑफ द होयसाला, ये भी 2023, मतलब यही साल में। तो फर्स्ट थर्ड तो सही है। अभी फोर्थ देखेंगे, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधि गया, ये तो 2002 में ही मिला था भाई। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। अभी ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। कि यहाँ पर बताया है कि एजिंग कंट्रीज कौन से है। एजिंग कंट्रीज यानी कि जिनकी
लो बर्थ रेट है। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, नेट पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए कौन से फैक्टर्स रहते हैं। ओके, वो पूरा ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो देखो, काफी चार कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने। तो इटली, जापान और साउथ कोरिया, आंसर है 1 to 4। यहाँ पे एजिंग कंट्रीज है, मतलब लो पॉपुलेशन, बर्थ पॉपुलेशन है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अभी देखो, which of the following statement are correct in respect of money bill in parliament? Article 109 mention special procedure in respect of money bill। हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में देखेंगे। भाई मनी बिल तो 110 में आता है, ये तो 109 ही है, मतलब एक तो गलत है। आंसर आया 2 और 3, भाई ये गलत है। आगे पढ़ो। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल तो 110 में आता है, पर 109 में मेंशन किया है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये गलती में जल्दबाजी में हो सकता है, तो ये गलत है। अभी बाकी के देखेंगे ऑप्शन। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 109 सब क्लॉज 1 में ये मेंशन है। राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट बट कैन नॉट रिजेक्ट, ये तो हम सबको पता है। 14 डेज ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहता है, तो ये भी सही है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्ट बाय द राज्यसभा हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। अभी देखो, वैसे भी थर्ड और फोर्थ तो साथ में आएंगे भी नहीं। ओके, थर्ड और फोर्थ साथ में नहीं आने वाले, तो कौन कौन से नहीं आते? कौन सा, ये तो गया, फिर ये तो ऑलरेडी गया, और हमें पता है थर्ड तो सही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 to 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 66, आर्टिकल 368। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, ऐड होता है, वेरिएशन होता है और रिपल होता है, तो ये तीनों भी सही है। ओके, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं होता, जो 108 आर्टिकल आर्टिकल नंबर 108 में मेंशन किया हुआ है। जॉइंट प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। अभी देखो यहाँ पर रैंक वाइज ये किया है हमें, तीन, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेजर, स्क्वाड्रन एंड लीडर। अभी मैं क्या करूंगा, अपने ग्रुप पे इसका एक चार्ट आपको भेज दूंगा, आप वहां पे एक बार इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 70 में उन्होंने पूछा है हमें, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC was established by the North Eastern Council Act 1971 subsequently to the amendment of NCE Act in 2002। The council comprises which of the following state members? देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। देखो, गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, ये तो आएंगे, चीफ मिनिस्टर भी आएंगे, प्रेसिडेंट, अभी प्रेसिडेंट तो आना ही आना है। ओके, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन, वहां पे प्रेसिडेंट आते ही है। तो 1 2 3 तो सही है, ठीक है, बट ये फोर्थ सही नहीं है। होम मिनिस्टर एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। ओके, और याद रखना, एक्स ऑफिसो वाइस चेयरमैन कौन होता है, तो वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्टर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये वाइस चेयर, ये एक्स ऑफिसो वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अभी कौन से 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट वाले, इसमें हमें पता है, 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, तो याद रखना आंसर है 1 2 3। ओके, अभी बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें काफी कंसेप्ट है, तो अभी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा लंबा बढ़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, फिर 8 शेड्यूल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना 2024 के दिसंबर मंथ में क्लासिकल लैंग्वेज को
5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किए थे उन्होंने। तो वो काफी इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।